नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शेयर मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है, खास करके मंडे का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। हमारे साथ एक खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब, और साथ ही मेरी पूरी टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग खबर, अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, ब्रजेश से जानेंगे मिड कैप फंड को लेकर सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया है, इसका क्या इंपैक्ट होगा इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। मानसी से जानेंगे अगले हफ्ते के ट्रिगर्स, संदीप से जानेंगे सेल के नतीजे का अनुमान, कुशल और वरुण से जानेंगे मारुति पर बुल वर्सेस बियर, पूजा बताएंगी क्या इन्फो एज का शेयर आज क्यों फोकस में रहा। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार के लिहाज से कैसा रहा। तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला, खरीदारी में दिलचस्पी नहीं होने से बाजार का सेंटीमेंट कमजोर रहा, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बावजूद बाजार हल्की बढ़त लेने में कामयाब रहे। निफ्टी 15 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 11,460 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स भी 14 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। आज आईटी और रियल्टी शेयरों में तेजी देखने को मिली। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1176 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 724 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब आपको बताते हैं कि शुक्रवार के मार्केट में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर बड़ा एक्शन का माहौल बना। ये डिटेल बताने के लिए हमारे साथ देवांशी मौजूद हैं। देवांशी, बताइए। बाजार में आज खरीदारी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। कई सेक्टर्स जैसे कि आईटी में आज अच्छी खरीदारी थी। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स ग्रीन साइड ट्रेड करते हुए दिखे। एफएमसीजी स्टॉक्स में आज खरीदारी आती हुई दिखी। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स थे जहां पे आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। सबसे पहले अगर वायदा बाजार की बात करें तो आप देखिए आईटी स्टॉक्स में कोको जहां पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे, कॉनकोर अच्छी तेजी आती हुई दिखी, विप्रो, इंटरग्लोब एविएशन में भी आज फ्रेश तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखी है। वहीं यहाँ पे शॉर्ट्स की बात करें, आज क्यूमेंस यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखी। अदानी एंटरप्राइज में आज मंदी की पोजीशंस बनी है। एसीसी और पीबीआर में भी आज गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। आईटी स्टॉक्स यहाँ पे नजर कीजिए, मास्टैक अच्छे गेन्स थे, टाटा एलेक्सी में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी, विप्रो, कोफोर्ज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे खरीदारी आती हुई दिखी। और एफएमसीजी स्टॉक्स की अगर बात करें तो आज बजाज कंज्यूमर, जुबिलेंट फूड, डाबर, एचयूएल ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे गेन्स थे। और बैंकिंग स्टॉक्स में आज एसबीआई, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट में भी आज तेजी आती हुई दिखी है। फार्मा स्टॉक्स, चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। फार्मा में एलेंबिक लिमिटेड, ग्रैन्यूल्स, विन लाइफ और इप्का लैब्स में आज गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। इसके अलावा दिन भर आपकी जी पर कमाई होती हुई दिखी। जी के सुपर हिट कॉल्स में आईजीएल आपको रिकमेंड किया था, सचिजित और साथ ही विश्वेश जी ने यहाँ पे गेन्स थे। टाइटन आपको आज चार्ट कॉर्नर में रिकमेंड किया गया और साथ ही स्ट्राइक्स में भी आपको हिमांशु जी का कॉल आता हुआ दिखा, जहां पे आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। तो ब्रॉडर मार्केट्स में आज खरीदारी के साथ ही ट्रेड्स होते हुए दिखे। तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन आप समझाया देवांशी ने कि किस तरह का एक्शन मार्केट में रहा है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की। जी हां, खबर यह है कि स्टॉक, गौर से सुनिए, यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है और बाजार बंद होने के बाद यह खबर आई है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी के ताजा आदेश के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स को अपने मल्टी कैप फंड का, अब गौर से सुनिएगा, यह आंकड़ा अपने आप में बेहद दिलचस्प है, अपने मल्टी कैप फंड का 50% हिस्सा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में लगाना होगा। यह बड़ा फैसला सेबी की तरफ से हुआ है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस खबर को डिटेल में समझाने के लिए और इसका इंपैक्ट समझाने के लिए
हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, पहले तो आप डिटेल में ये बताएं कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के अच्छे दिन किस तरह से आने वाले हैं। बिल्कुल, जो सेबी ने आदेश जारी किया है उसके हिसाब से ये है कि जो मल्टी कैप फंड हैं उनके लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि 25% हिस्सा, कम से कम 25% हिस्सा वो लार्ज कैप में रखें, कम से कम 25% मिड कैप में रखें और कम से कम 25% जो है वो स्मॉल कैप में रखें। दरअसल पहले ये होता था कि मल्टी कैप फंड के नाम पे या तो लार्ज कैप में बहुत सारी होल्डिंग हो जाती थी या मिड कैप में हो जाती थी, ये की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सेबी के इस रेगुलेशन से ये व्यवस्था होगी कि अगर आप मल्टी कैप कह रहे हैं तो वाकई वो मल्टी कैप होना चाहिए, यानी जिसमें लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो और स्मॉल कैप भी हो। तो ये व्यवस्था जो है बनाने की कोशिश जो है वो सेबी की है। अगर जो जुलाई तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से है कि जो पूरा ये मल्टी कैप का ये जो फंड है 1,40,000 करोड़ का है। इसमें से अब अगर आप अंदाजा लगा लें कि ये समझ लें कि मिड कैप और स्मॉल कैप इनके लिए तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का जो है रास्ता और खुलेगा इन्वेस्टमेंट का इस तरह के शेयरों में। मिड कैप में चूंकि पहले से काफी होल्डिंग है, कंपनियां म्यूचुअल फंड रख रहे थे तो वहां थोड़ा कम है, लेकिन जो स्मॉल कैप है वहां पर बहुत ही कम मिनिमम होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वहां पैसा लगाते थे स्मॉल कैप्स में। तो अब इस नियम के बाद जो स्मॉल कैप है वहां की तरफ पैसा की उम्मीद की जा रही है। हाँ, ये देखिए विस्तार से ब्रजेश ने समझाया कि जो मिड कैप कंपनियां हैं और जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं उसमें किस तरह का एलोकेशन होगा। और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, जो बात ब्रजेश ने भी अभी बताई कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका जो स्मॉल कैप कंपनियों में जो एलोकेशन है वो बहुत कम है। तो अब ब्रजेश, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि सेबी के इस आदेश का अच्छा असर क्या होने वाला है और क्या इसका कुछ बुरा इंपैक्ट भी होने की आशंका है क्या? दोनों चीजें आप जरा बताएं। देखिए, अच्छा असर जैसे मैंने कहा कि आप हो सकता है कि आप सोमवार को ही आपको दिख जाए कि जो स्मॉल कैप है वहां पे एक आपको तेजी दिखे, जो मिड कैप है कुछ अच्छे उनमें वहां भी आपको तेजी दिख सकती है। तो ये चीजें तो आपको इंस्टेंटली दिखेंगी कि स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर अभी भागने शुरू हो जाएंगे अब से लेकर, और संभव है कि जनवरी तक, जब तक ये डेडलाइन है कि इसको लागू किया जाना है। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट एक मैं कहूंगा वो जो हमें फंड मैनेजर से बात करके पता चल पा रहा है वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो फंड मैनेजर्स की है शायद वो कम हो जाएगी, क्योंकि फंड मैनेजर अभी ये देखते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से सेक्टर कहाँ चल रहे हैं, वहां पे पैसा लगाना है। अगर आप कोरोना के टाइम पे देखें तो ज्यादातर ये फोकस किसी भी फंड मैनेजर का होगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो मजबूत कंपनियां हैं, वहां पैसा ज्यादा लगाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि फंड का जो डायरेक्शन है वो लार्ज कैप की ओर ज्यादा होगा, स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ कम से कम होता जाएगा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास होती थी पहले, जो मल्टी कैप फंड चलाते थे, तो उनके पास से ये फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी। दूसरा जो है कि ये फंड मैनेजर्स के लिए चैलेंज होगा कि इस वक्त में जबकि कोरोना का संकट है और बड़ी से बड़ी कंपनियां भी जूझ रही हैं, ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों को खोजना जिनमें कि पैसे डाले जा सकें, रिटर्न आने की उम्मीद की जा सके, तो ये एक जो है बड़ा चैलेंज होगा। और अगर ऐसी कंपनियां आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं, तो ये भी मुमकिन है कि बहुत सारा पैसा कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप कंपनियों की तरफ डायरेक्ट ना हो जाए और उससे वहां ओवर वैल्यूएशन का खतरा ना पैदा हो जाए। तो यही स्थिति थोड़ी बहुत मिड कैप के साथ भी दिख सकती है। तो ये एक साइड इफेक्ट है, लेकिन रेगुलेटर की जो मंशा है कि अगर आप कह रहे हैं कि मल्टी कैप फंड है तो वाकई में वो मल्टी कैप फंड होना चाहिए। तो ये एक थोड़ी सी जो है चिंता जो है फंड मैनेजर्स जता रहे हैं, और ये भी मुमकिन है कि इंडस्ट्री शायद इस नियम को बदलने की मांग करे, या ये भी है कि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड हैं वो अपने मल्टी कैप इन्वेस्टर्स को ये शायद कहने लगे कि आप मल्टी कैप फंड को छोड़ करके आप जो सेलेक्ट फंड है, जैसे लार्ज कैप फंड है या मिड कैप फंड है या स्मॉल कैप फंड है, जो डेडिकेटेड फंड है वहां की तरफ आप मूव कर जाइए। तो मुमकिन है कि इस तरह के बदलाव हमें अब से लेकर के और जनवरी तक दिख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका। बहुत ही विस्तार से और आसान भाषा में ब्रजेश ने यह समझाया कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में है
ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, आज मेरा पहला सवाल आपसे इसी के ऊपर होगा, फिर हम इंट्राडे कॉल और फिर पोजिशनल कॉल की बात करेंगे। आपका रिएक्शन क्या होगा और मंडे को मार्केट इस खबर पे किस तरह से रिएक्ट कर सकता है? इतनी जबरदस्त खुशी की बात है, आप मेरा चेहरा देखिए और इतना प्रफुल्लित तो शायद मैं कभी नहीं हुआ कोई भी सवाल पे। मैंने अभी शो के पहले ट्वीट किया कि एक्चुअली में हमारा टाइम आ गया। और जो ब्रिजेश जी बोल रहे हैं ना कि कहां से ढूंढ के लाएंगे, कहां से खोजेंगे, फंड मैनेजर्स को प्रॉब्लम होगी। हम बोलते हैं कि आप जी बिजनेस देखिए, सुबह रोज 9:30 बजे जैन साहब के जेम्स देते हैं और अनिल जी ने इतने सारे धुरंधर पैनलिस्ट बना रखे हैं, एक बड़ा एक्सक्लूसिव पैनल, और सब जोरदार आइडियाज लाते हैं और सब बहुत बेहतरीन रिसर्च के साथ आइडियाज ला रहे हैं। और मैं कहता हूं कि इतने सारे स्टॉक्स है, मार्केट कैप एक अननेसेसरीली एक मिथ है। कोई बड़ी डेट्स लेके बड़ी कंपनी बना ले, कोई कैपिटल इंटेंसिव है, बट आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, अच्छी कंपनी ढूंढेंगे, ग्रोथ होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है और मिड कैप स्मॉल कैप में धूम मचेगी। और अभी क्या हो रहा है, फंड मैनेजर्स लोग रिलैक्स रहते हैं और कंफर्ट जोन में हो सकता है कि आए हुए हो, वो लोग को डर लगता है, अभी कोरोना काल भी है, अननेसेसरली क्यों मिड कैप स्मॉल कैप में लगाए, वो दे वांट टू प्ले सेफ। बट मल्टी कैप पे नाम पे अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं डालोगे, तो ये स्टेप सेबी ने गजब का स्टेप लिया, आई मस्ट अप्रिशिएट, बहुत ही लॉजिकल स्टेप है। हाँ ठीक है, अगर आपको मल्टी कैप में नहीं डालना है तो आप लार्ज कैप में डालिए, क्लाइंट्स को कोई बात नहीं है, बट अगर मल्टी कैप में है तो एक्चुअल में मल्टी कैप अब वो जस्टिफाइड होगा और बहुत बड़ा फंड आएगा और मल्टी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की बहुत बड़ी मार्केट कैप या मार्केट का बहुत बड़ा शेयर नहीं है। बट ये चीज अगर आती है, बहुत बड़ा फायदा है। और मैं कहता हूं कि बहुत सारी आइडियाज है और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। छोटी कंपनियां हो सकती है, 500 करोड़ 1000 करोड़ की एमएनसीज भी आती है, हमने बहुत सारे रेकमेंड किए हैं, जो कि लोग बात बोलते हैं कि कहां से खोज के लाते हैं, सुना नहीं है नाम, और जब मैं भी खोजता हूं तो मुझे लगता है कि वाओ, ये अभी तक कहां छुपा हुआ था। तो ऐसी आइडियाज को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैंने तो अभी ट्वीट किया कि एक्चुअल में हमारा टाइम आ गया और मैं स्मॉल कैप मिड कैप के साथ तो ऑलमोस्ट सिनोनिमस हूं। जब भी मिड कैप स्मॉल कैप का नाम लिया जाता है तो शायद मुझे हमेशा पैनल पे बुलाया जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू मुझे ये सवाल पूछने के लिए। जी चलिए, तो ये बड़ा रिएक्शन संदीप जी ने दिया है कि क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन आज वैसे हम आपको रोज बताते हैं कि सोमवार की स्ट्रेटेजी, हर हफ्ते के आखिर में हम फ्राइडे को आपको ये बताते हैं कि सोमवार की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, और रोज के शो में हम कल के लिए आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं और ये स्ट्रेटेजी हमारे मैनेजिंग एडिटर आपको बताते हैं। लेकिन आज जब हम मंडे की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो ये कई महीनों में खास होगा, और इसीलिए इस खबर के बाद हम जब अब रणनीति जानने की कोशिश करेंगे मंडे की जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी से, तो ये बेहद दिलचस्प होगा। आज आप बने रहिए, सुनते रहिए कि क्या स्ट्रेटेजी मंडे के लिए होती है, क्या रणनीति आपको बताई जाती है, तो आप लगातार बने रहें। लेकिन संदीप जी, ये तो ठीक है, इस खबर पे आपने अपना रिएक्शन दिया, लेकिन अब आप ये बताएं सर कि मंडे के लिए क्या ट्रेड लिया जाए और मंडे को पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से कहां पर ट्रेड लिया जाए। बिल्कुल, आपने अगर देखा होगा, मैं इस शो में जब भी पिक्स देता हूं तो मैं सारे स्मॉल कैप और मिड कैप ही आइडियाज लाता हूं, मैं नॉर्मल स्टॉक्स नहीं लाता। और आज भी उसी तर्ज पे मैंने स्टॉक लाया हूं मैं, और पता नहीं मुझे चार्ट्स पे लग रहा था कि कुछ होने वाला है, मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा स्टेप आएगा। तो वैसा ही एक स्टॉक है बामर लॉरी, जबरदस्त एक पीएसयू है। हालांकि पीएसयूज कम फ्लेवर में रहती है, बट अब क्या है कि पीएसयूज भी सब आएंगे। पीएसयूज में क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये सब का इश्यूज नहीं होता है, तो फंड मैनेजर्स को एक कंफर्ट मिलेगा, शायद यहाँ पे और बड़ी बाइंग आ सकती है। बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी है और करेक्टेड स्टॉक है, बहुत ज्यादा चला नहीं है। 117.5 रुपया भाव है, 127 130 का टारगेट। मुझे लगता है काफी स्टॉक्स तो पूरे गैप अप खुलेंगे। जो अच्छी क्वालिटी कंपनी है, जहां पे ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी भी स्टेक हो, तो वो लोग को ज्यादा कंफर्ट आएगा कि वो लोग उसी में घुसे। और 113 का स्टॉप लॉस इंट्राडे के तौर पे, और पोजिशनल तौर पे मैं पहले भी ये स्टॉक सुपर हिट रहा है। और इनफैक्ट अनिल जी ने तो बहुत ही बढ़िया इसका वो दिया कि स्टार सीमेंट के अब स्टार हो गए हैं, तो मैंने स्टार सीमेंट लिया है। और पिछली बार मैंने ये 75-76 रुपए के लेवल्स पे दिया था, और नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट डे मंडे को, जब फ्राइडे को दिया, मंडे को 84-85 पे खुला, 100 रुपए का टारगेट्स भी अचीव हुआ। और अब मैं 87 पे पोजिशनल तौर पे स्टार सीमेंट देता हूं। अगेन क्वालिटी कंपनी, सीमेंट स्टॉक्स फुल फॉर्म में थे और बहुत बढ़िया ये कंपनी है। इसका नया कुछ कैपेसिटीज भी ऐड होने वाली है सितंबर अक्टूबर में, और प्लस अच्छे रिजल्ट्स आने वाले क्वार्टर्स में, और सीमेंट में धूम मची हुई है। तो 105 का टारगेट, 82 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये दो ट्रेड आपके लिए, कहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब
वक्त है हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, मंडे को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? पहले आपको बहुत बहुत बधाई मृत्युंजय, ये शुभ समाचार देने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को भी, मिड कैप रिलेटेड और स्मॉल कैप रिलेटेड। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जो कुछ हमने 2018 में देखा उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। मिड और स्मॉल कैप अभी अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए अपने लार्ज कैप्स के ऊपर आते हैं। तो बंधन बैंक सितंबर के महीने की 320 रुपए की कॉल मैं सजेस्ट करता हूं कि 9 रुपए 80 पैसे भी ली जा सकती है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए 40 पैसे और 14 रुपए आपका टारगेट रहेगा। तो बैंक का जो खास जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है वो आगे चला गया है, तो उसकी वजह से अब ये सब बैंक थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं और ये बैंक थोड़ा सा उभरता हुआ दिखता है। विप्रो ऑन द अदर हैंड आईटी स्टॉक था जो आज अच्छा कर रहा था और ये 2 दिन से लगातार अच्छा कर रहा है, पर फिर भी मैं समझता हूं कि ऐसे माहौल के अंदर लार्ज कैप में शायद ये आईटी स्टॉक्स अभी और भी बेहतर कर सकते हैं, अगर इनफैक्ट अगर अमेरिका खराब रहा तो भी। तो सितंबर की 300 रुपए की कॉल ली जा सकती है। इसमें 5 रुपए 5 पैसे 5 रुपए 50 पैसे माफ कीजिए। इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 5 रुपए 90 पैसे की। तो मैं थोड़ा 40 पैसे नीचे की सलाह दे रहा हूं। अगर आए तो लेंगे, नहीं आए तो छोड़ देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 4 रुपए और टारगेट रहेगा 9 रुपए। आप सभी को और आपके दर्शकों को वीकेंड की अच्छा आपका समय बीते और हमारी जो सीमाएं हैं सेफ रहें। जय हिंद। आपको भी सर हैप्पी वीकेंड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। लेकिन अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद मिलेगी आपको मंडे के लिए और अगले पूरे हफ्ते के लिए शानदार स्ट्रेटेजी। और सेबी ने जिस तरह से बड़ा फैसला लिया है, इसके बाद अनिल सिंघवी की क्या नई स्ट्रेटेजी बनी है मंडे के लिए, अगले पूरे हफ्ते के लिए, यह हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं मंडे के लिए आपकी स्ट्रेटेजी और साथ ही पूरे हफ्ते के लिए, अगले पूरे हफ्ते के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और अगले हफ्ते की जो आपकी रणनीति है वो कई महीनों में खास होने वाली है, क्योंकि बड़ी खबर आ गई है। सेबी ने बड़ा आदेश दे दिया है मल्टी कैप फंड को लेकर के। और ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो बड़ा फैसला सेबी की तरफ से हुआ है कि अब मल्टी कैप फंड का 50% हिस्सा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में लगाना होगा। सर इसके बाद नई रणनीति मंडे के लिए और अगले पूरे हफ्ते के लिए क्या बनानी चाहिए? जी मृत्युंजय, देखिए जो सेबी का ये डिसीजन आया है, इसके 2 तरीके से इम्पैक्ट होंगे। पहला तो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में म्यूचुअल फंड का प्रेशर थोड़ा ज्यादा आएगा। देखिए ये कोविड काल में क्या हुआ है कि काफी फंड्स ऐसे रहे, स्पेशली मल्टी कैप फंड्स, जहां पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बड़े शेयर खरीदते हैं, छोटे शेयर खरीदते हैं, जो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। आमतौर पर स्मॉल कैप फंड्स में छोटे शेयर खरीदे जाएंगे, लार्ज कैप फंड्स में दिग्गज फंड खरीदे जाते हैं। लेकिन मल्टी कैप फंड में ये एक छूट रहती है, या यूं कहें कि फ्रीडम रहती है फंड मैनेजर को कि वो मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से ये रेशियो अपना कम ज्यादा कर सकता है। आज जो सेबी ने डिसीजन दिया है उसके मुताबिक जनवरी 2021 तक आपको ये रेशियो मेंटेन करना होगा कि किस तरह से आपको स्मॉल और मिड कैप शेयरों में भी अपना एक्सपोजर बढ़ाना होगा। इसका मतलब ये है कि जो फंड अभी स्मॉल और मिड कैप शेयरों में कम एक्सपोजर के साथ बैठे हैं उन्हें अपने एक्सपोजर को बढ़ाना होगा। तो ये देखिए सेंटीमेंट के लिए आज से अच्छी खबर है, लेकिन इसका असर ऐसा ही नहीं कि कल के कल जाकर फंड हाउस जाकर सारे के सारे शेयर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 3 महीनों में है ना मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी आती रहेगी। अच्छी क्वालिटी के जो शेयर है वहां खरीदारी आएगी, पहली चीज ये। अब जहां तक बाजार का सवाल है, देखिए अमेरिकी बाजार वैसे तो मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, 100-125 पॉइंट ऊपर है डाउ। उम्मीद यही कि एक अच्छा सेशन रहना चाहिए।
सोमवार को जब सुबह हम खुलेंगे तो दो चीजें बड़ी अहमियत वाली होगी। एक तो कि आज ये बाजार किस तरह से बंद होता है अमेरिका के, और आज कल परसों के बीच में अगर कोई इस तरह की खबर ना आए चीन के साथ तनाव की, तो फिर जो आज क्लोजिंग मिली है हमें बाजार, तो क्लोजिंग काफी अच्छी है। 11,550 450 के आसपास निफ्टी की, और 22,500 के बेहद करीब 9 दिन से बंद हुआ है। तो हल्की सी भी पॉजिटिव शुरुआत अगर मिल जाए तो बाजार और ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। 11,500 11,550 सोमवार के लिए निफ्टी का ऊपरी लेवल होगा, और 11,375 से 11,425 निफ्टी की रेंज होगी लोअर साइड पर। हफ्ते का आप पूछेंगे तो 11,650 तक के टारगेट हफ्ते भर के लिए आगे निफ्टी पर बनते हुए दिखते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 22,100 22,200 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 22,650 22,850 ये सोमवार के लिए रेंज होगी। और हफ्ते भर की बात करें तो 22,000 23,000 ये रेंज है बच्चे जिस पर फोकस करना चाहिए। तो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर सीमा से कोई खराब खबर ना आए तो हल्की फुल्की गिरावट अगर अमेरिका में हो जाए या मजबूती हो जाए तो और भी अच्छी बात है, तब भी भारतीय बाजार अपनी रफ्तार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बायस थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है, और तेजी के साथ कारोबार होने की संभावनाएं ज्यादा है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका मंडे के लिए और अगले पूरे हफ्ते के लिए ये स्ट्रेटजी बताने के लिए। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो आपको ऑप्शन में और कहां पर ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ राजेश पालविया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी बताएं सर, ऑप्शन में आपके हिसाब से मंडे को कहां पर ट्रेड लिया जाए? तो गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, मार्केट में जो लेवल्स हैं अभी उसके हिसाब से तो बिल्कुल तेजी का ही मूड बना हुआ है मार्केट का, और हमें लगता है कि यहाँ से तेजी कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि 11,450 के आसपास हम आज क्लोज हुए हैं, और पूरे दिन भर में अगर हम देखें तो कोई भी माइनर डिप भी आई उसमें नीचे लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था। और जिस तरीके का डेटा है ये दर्शाता है कि हम 11,550 11,600 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए मंडे के सेशन में। तो 11,500 का कॉल ऑप्शन हम बाय करने की सलाह देंगे यहाँ पे, जो कि आज क्लोज हुआ 74 रुपीज के आसपास। इसमें 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखना, और टारगेट हमें लगता है 115 रुपए तक के आते हुए दिखना चाहिए इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए। तो निफ्टी में मूड तेजी का ही है, और यहाँ से निफ्टी में 100-150 पॉइंट का अप मूव मंडे के सेशन में बनते हुए दिखना चाहिए। तो कॉल ऑप्शन बाय करके हम उस तेजी को प्ले करेंगे। तो 11,500 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। मृत्युंजय जी, देखिए स्टॉक्स में हमें जो स्टॉक्स यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है मंडे के सेशन में वो है ग्रेसिम। ग्रेसिम का सेटअप देखे तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले दिनों में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, लेकिन स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के वहां से बाउंस दिया, और आज काफी अच्छी क्लोजिंग हुई, और अच्छा दिन भर में देखे तो काफी अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। तो ग्रेसिम बाय करने की सलाह रहेगी, जो करीब क्लोज हुआ है 718 रुपए के आसपास। इसमें 708 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें, और हमें लगता है कि मंडे के सेशन में इसमें 740 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो ग्रेसिम में तेजी करने की सलाह रहेगी मंडे के सेशन। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। अब संदीप जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को मंडे को कहां पर ढूंढना चाहिए पैसा लगाने के लिए स्टॉक? देखिए, एक स्टॉक है जिलेट इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, और टारगेट अचीव हुए थे, और उसके बाद वहां से काफी करेक्ट हुआ है। इनफैक्ट कोरोना काल के दौरान काफी इसमें पिटाई हुई, और वर्स्ट पार्ट इज बहुत ज्यादा रिकवर नहीं किया है, क्योंकि सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। बट अगेन अगर जून के क्वार्टर को देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, और सबसे बढ़िया बात है जिलेट नाम ही ऐसा है। और आप देखिए, हालांकि जिलेट का मैं कम यूजर हूं, मेरे तो अच्छी खासी दाढ़ी है, बट ओवरऑल हमारे जैसे कुछ लोगों की वजह से हो सकता है कि ग्रोथ कम हुई हो, बट ओवरऑल आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। सबसे बढ़िया बात मुझे जो लगती है ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 38 के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 30 के लगभग, डिविडेंड अच्छा खासा देती है, जीरो डेट है, उसकी बोलने की बात है ही नहीं है, 75% प्रोमोटर्स की स्टेक है, और पिछले कुछ सालों में अगर 5 साल में देखें, 3 साल में देखें, तो ऑलमोस्ट प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं है स्टॉक प्राइस में, सो विच गिव्स अ वेरी गुड कंफर्ट। और आप जून के क्वार्टर में 45 करोड़ का प्रॉफिट था, और जून 2019 में 46 करोड़ का था, तो ऑलमोस्ट कोई भी लॉस इनके हुआ नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मार्च से लेकर जून जो क्वार्टर था सबसे खराब क्वार्टर था कई सालों का। मगर आप पिछले कई सालों का, दशकों का देखें, तो अगर उसमें अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा के आ
रही है तो आगे आने वाले दिनों में और भी होगा। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। इन स्तर पे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और जो टारगेट है मैंने बहुत बड़ा नहीं दिया, 6250, 6550 ये दो टारगेट्स है, उसके लिए स्टॉक को बिल्कुल लिया जा सकता। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका और साथ ही मेरी पूरी टीम का बताने के लिए कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कैसा रहा और अगले हफ्ते का बाजार खास करके मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।